अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तमाम ज़ातों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है। वो हफ्ते को जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क में BC तबके की तादाद 50% से ज़्यादा है और राहुल गांधी ने ज़ात पात की मरदमशुमारी के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की सियासी, समाजी, मुआशी, तालीमी और रोज़गार के मौक़े को मुतासिर करने वाले मामले पर वाज़ेह तौर पर बात करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह गैर कानूनी या जालिमाना तरीके से 400 सीटें जीतकर आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला करने के लिए पुरज़्म है। इसकी एक कड़ी के तौर पर वो मुल्क भर में दंदनाते फिर रहे हैं और हर किस्म के निज़ाम और दस्तूरी इदारों को इस्तेमाल करके हमले कर रहे हैं। इन नुकात पर गौर करने के बाद कांग्रेस BJP पर वाज़ेह इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ने अब तक कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वो जमहूरी इक़्तिदार और पॉलिसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। నేను స్పష్టంగా సూటిగా చంద్రశేఖరరావును డిమాండ్ చేస్తున్నా, SC, ST, BC, OBC రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న భారతీయ జనతా పార్టీ విధానం మీద BRS విధానం ఏంది? ఒకవేళ మీ విధానము రిజర్వేషన్ల రద్దును వ్యతిరేకిస్తే మీ పోరాట కార్యాచరణ ఏంది? BJPకి వ్యతిరేకంగా 100 రోజులైన మా ప్రభుత్వాన్ని దిగిపోవాలి, మా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాలని కార్యాచరణ ప్రకటించి బస్సు యాత్ర చేస్తున్నా అంటున్నావు కదా. 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి ప్రజలందరినీ పీల్చి పిప్పి అక్రమ కేసుల ద్వారా ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని దెబ్బతీసే మోడీ మీద నీ పోరాట కార్యాచరణ ఎక్కడుంది? 5 ఏళ్ల కోసం ఎన్నుకున్న మా ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటికిప్పుడు దించేయాలని కేసీఆర్ గారు, KTR గారు, హరీష్ గారు అంటున్నారు. 10 ఏళ్లు ప్రజల్ని మోసం చేసిన మోడీని దించడానికి మీ దగ్గర ఉన్న కార్యాచరణ ఏంది? 100 రోజులే అయిన మా ప్రభుత్వమా మీ టార్గెట్? 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల్ని వంచి దేశాన్ని దోసుకుని ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ గారు ఆనాడు 55 లక్షల కోట్ల రూపాయలు దేశం మీద అప్పు ఉంటే ఈరోజు 168 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పయింది. ఒక్క నరేంద్ర మోడీ గారు 10 సంవత్సరాలలో 113 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చిండు. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు 67 సంవత్సరాలు చేసిన అప్పు 55 లక్షల కోట్లు అయితే 10 సంవత్సరాలలో ఒకే ఒక్క నరేంద్ర మోడీ దానికంటే రెండింతల పైన అప్పు చేసిండు. ఒక్కసారైనా ఈ అప్పు ముప్పు గురించి కేసీఆర్ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने CPIM कायदीन से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश की कि पार्लियामेंट इंतखाबात में वो अपने उम्मीदवारों को वापस ले लें। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए CPM सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम ने कहा कि वज़ीर आला ने उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत के लिए वो तैयार हैं। हमने BJP और दीगर ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि CPM लीडरों से बातचीत हुई है। भुवनगिर पार्लियामेंट के साथ साथ दीगर जगहों पर भी मुकम्मल हिमायत करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा उनके सामने कुछ सियासी तजावीज़ भी रखी गई हैं। उन्होंने BJP की ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का साथ देने पर इत्तेफाक किया। वो मुल्क में हिंदुस्तानी इत्तेहाद माफ़ कीजिएगा इंडिया अलायंस के साथ भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर 1-2 चीज़ों पर शक है तो हम क़यादत से बातचीत करेंगे और कल तक किसी इत्तेफाक के राय पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री गारी आह्वान మేరకు CPM ప్రతినిధి వర్గం ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసంలో కలవడం జరిగింది. రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి, దేశ రాజకీయాల గురించి చర్చించాం. రాష్ట్రంలో భువనగిరి సీట్లో CPM పార్టీ పోటీ చేయడం అందరికీ తెలుసు. ఆ పోటీ విరమించుకోవాలని, అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ గెలిపించే మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు కోరారు. కానీ మేము దానికి బదులుగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్తో పొత్తు ప్రయత్నం చేశాం. 2 సీట్లు ఇస్తామని కూడా తర్వాత ఇవ్వకుండా పోటీ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే పార్లమెంట్లో మిగతా సీట్లకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధం. భువనగిరి సీట్లో మాత్రం మాకే మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరాం. అట్లా కాదు అని చెప్పి అక్కడ BJP కానీ ఇతర శక్తులు గెలవకుండా ఉండాలంటే కాంగ్రెస్కి మద్దతు ఇవ్వడం అవసరం అని చెప్పి దానికి బదులుగా కొన్ని ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. వాటి విషయం మేము నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
పోటీలో కొనసాగాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఇది మార్పు జరగాలంటే అఖిల భారత పార్టీతో అట్లాగే రాష్ట్ర కమిటీతో కూడా చర్చించి జరగాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత తెలియజేస్తామని చెప్పాం. భువనగిరి సీట్ విషయంలో हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की तवील अरसे से नज़रअंदाज होने के नतीजे में मुतअद्दिद हल तलब मसाइल पैदा हुए हैं, जिनके लिए एक पुरअज़्म उम्मीदवार की नुमाइंदगी की ज़रूरत थी। हैदराबाद कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस चादरघाट में हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल का खाका पेश किया, जिनमें बेरोजगारी, तालीम, शहरी सहूलियात की कमी, पुराने शहर के मकीनों के साथ इम्तियाजी सलूक, जराइम की शरह में इजाफा, मकानात की किल्लत, सेहत के मसाइल, पुलिस की हरासानी और बढ़ते हुए कर्ज का बोझ और सूद की शरह इजाफा और दीगर अवामी मसाइल शामिल हैं। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो वोट डालते वक्त इन अहम मामलात पर गौर करें और जज्बाती या फ़िरक़ावाराना असरात में न आए। समीर वलीउल्लाह ने निशानदेही की कि उनकी नज़र हैदराबाद के पुराने शहर में गहरी है और वो यहाँ के शहरियों के दरपेश जद्दोजहद को समझते हैं। 2018 से हल्के हैदराबाद में काम करने के बाद पहले कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से और बाद में हैदराबाद डीसीसी के सदर के तौर पर वो शहर के चैलेंजों से निपटने के लिए अच्छे मौक़िफ़ में हैं। क़ब्ल अज़ीम दिन में समीर वलीउल्लाह ने महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव, चारमीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ और दीगर कायदीन के साथ हैदराबाद हल्के में घर घर पदयात्रा की। उन्होंने डबीरपुरा दरवाज़ा, कोमटवाड़ी, तख्त महल, नूरखां बाजार, बालसेटी खेत, पुरानी हवेली, जहरा नगर और दारुशिफा में राय दहिंदगान से बातचीत की। अरे यार कैंडिडेट के सामने किसी को रहने ना को दो यार भाई, कैंडिडेट के सामने कहीं ना సిలిండర్ రేట్ ఏముండే, నిత్యావసర సరుకుల రేట్ ఏముండే, ఈరోజు ఏదైనా అభివృద్ధి సంక్షేమం జరుగుతుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోటే. మహిళా రక్షణ బేసికల్ గా दूर से पिछड़ जाओ अपना नहीं अपना पिछड़ सामने नको यहाँ नको उत्तर उत्तर आगे पास से हम इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, डेवलपमेंट के नाम पे हम आपसे वोट मांगता है, तो साथ में वोट दीजिए, मौका दीजिए आपको। आशीर्वाद चाहिए। पार्टी को वोट दीजिए, हमारे को मौका दीजिए आपको खिदमत करने का इंशाल्लाह। पे हाथ हटाइए ना रहा था आपको, ये जो हैदराबाद के प्रॉब्लम्स है इनको ख़त्म करने के मैं गारंटीज दूंगा इंशाल्लाह, इनके ऊपर काम करने के गारंटीज दूंगा है। देखिए 6 मखसूस अगर गारंटीज आप पूछ रहे हैं तो मैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा, एजुकेशन पे काम करूंगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूंगा, आपके क्या बोलते सो ये जो कर्जदार है, जिस जो फाइनेंस यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनेंसर्स यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करना है। मैं कोशिश करूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस से या गवर्नमेंट से यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा सपोर्ट मिले जिसकी वजह से ये लोग ये परेशानियों से, ये कर्ज़ों से, ये प्राइवेट फाइनेंसरों के चुंगलों से बाहर रहे। और आपके जो यहाँ का जो बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ के आज जैसे कि आज हम लोग पैदल दौरे पे निकले हुए थे, आज कई जगह के ऊपर मई गढ़ों में गिरते गिरते, तो यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे, किस तरह की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ इनकी लाइफ का की क्वालिटी क्या है यहाँ पे। तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर ये कांग्रेस की एक गारंटी की शक्ल में ही लीजिए आप कि कांग्रेस पार्टी अगर इख्तियार में आती है तो इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे।
चलिए शुक्रिया। कौन है बोले तो कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे इख्तिदार में नहीं रही। यहाँ पे जो मुकामी पार्टी है जो 1984 40-50 साल से जो मुकामी यहाँ की पार्टी है जो यहाँ पे आज इख्तिदार पे है 100% वो लोग जिम्मेदार हैं जो आज हैदराबाद को एक पिछला तबका बना के छोड़ दिए। ये लोग दिल्ली जाते मुसलमानों की ओल्ड सिटी की आवाज़ बने हुए हैं, बोलते कितने प्रोजेक्ट्स लेके आए, कितने हॉस्पिटल्स लाए, कितने स्कूल्स लाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लेके आए दिल्ली से जाके बात करके। अब छवेल्ला में आपकी पार्टी के कैंडिडेट मजलिस का सपोर्ट है। मजलिस का सपोर्ट कांग्रेस के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस का सपोर्ट मजलिस के साथ। कैंपेन कर रहे ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई वहाँ पे हमारे कांग्रेस या मजलिस का कोई कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा। हमारी तो जैसे आपके आज से 2 दिन पहले मोहम्मद अली शबीर साहब ने भी खुले और साफ अल्फाज में कह दिया कि हमारा कोई मजलिस के साथ अलायंस नहीं है। रोहित चौधरी जो AICC सेक्रेटरी हैं और जो तेलंगाना के इंचार्ज है उन्होंने भी साफ अल्फाज में कह दिया कि हमारा मजलिस के साथ कोई अलायंस नहीं है और हम 100% यहाँ पे टफ फाइट करने के लिए आए हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टफ से टफ यहाँ पे लड़ें। आपकी पदयात्रा में कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ओल्ड सिटी के अंदर चार मीनार से लेके मलकपेट तक के रोड पे एक रोड शो रखें। तो उसके लिए वॉर रूम को हम ऑलरेडी बोले हुए हैं। इंशाल्लाह वहाँ से जैसी डेट्स आते हैं हम डेट्स अनाउंस करेंगे कि वो लोग कब आ रहे हैं। तो लाजिम बात है जब तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS ने अपना यौम तासीस मनाया। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अवाम के लिए साबित कदमी और मेहनत के साथ काम जारी रखेगी। ఇరవై 23-24 ఏళ్లలో కులము మతము అనే రాజకీయం చేయకుండా ప్రజలను ఏకీకృతం చేసి వారి సమస్యల పట్ల పోరాడుతూ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు బోధించు సమీకరించు పోరాడు అనే అంబేద్కర్ తత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో జీర్ణించుకుని పూర్తి స్థాయిలో అదే బాటలో ఆచరిస్తూ నడుస్తున్న పార్టీ భారత రాష్ట్ర సమితి ఒక ప్రజాస్వామిక పందాలో లక్షల సంఖ్యలో ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్ని సమీకరిస్తూ వారికి ఏ సమస్య వచ్చినా పోరాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం। 24 సంవత్సరాల్లో ఈ రోజు నిండుతున్న సందర్భంగా నేను మా గులాబీ సైనికులు మా అన్నదమ్ములు ఆడబిడ్డలు ముఖ్యంగా మాకు అఖండమైన ప్రేమను అపారమైన విశ్వాసాన్ని నింపిన తెలంగాణ ప్రజలకు శతదా సర్వదా పాదాభివందనం చేస్తూ వారికి రుణపడి ఉంటామని చెప్తూ మీ తరపున మీ గొంతుకై కొట్లాడుతూనే ఉంటాం। అప్పుడప్పుడు కింద పడవచ్చు, అప్పుడప్పుడు పైన ఉండవచ్చు। విజయాలకు పొంగిపోము, అపజయాలకు కుంగిపోము। ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా మరి ఇవాళ మమ్మల్ని కించపరిచే ప్రయత్నం చేసినా ఒకటి వాస్తవం, తెలంగాణ కంటూ ఒక గొంతు ఉండడం అనేది తప్పకుండా అవసరం। స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే శ్రీరామ రక్ష అనే మాట ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఎప్పుడూ చెప్తా ఉండేవారు। ఇవాళ తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఇంటి పార్టీ, తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఒక గొంతుక ఇవాళ కేసీఆర్ BRS। మరి అట్లాంటి BRS కి 24 ఏళ్లలో మీకు ఇచ్చిన ఆదరణకు ధన్యవాదాలు। మా కార్యకర్తలు వేలాది మంది లక్షలాది మంది ఎన్నో త్యాగాలు చేసి అటుకులు తిన్నరో లేదా కొన్ని ఉద్యమ సందర్భాల్లో అయితే కడుపు మాడుతూ కడుపు కాల్చుకుంటూ కూడా ఈ పార్టీ కోసం తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ఆకాంక్ష కోసం పోరాడిన లక్షలాది మంది మా BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के लिए अपने ही जिले में जीतना भी मुश्किल है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं कि अगर वो जिस इलाके के इंचार्ज हैं वहाँ से हार गए तो वो अपनी साख खो देंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडर छोटे और मगरूर हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस की बातों पर यकीन करने पर उन्हें धोखा दिया गया है। कांग्रेस ने जिन लोगों को धोखा दिया है उन सबको होशियार रहना चाहिए कि दोबारा धोखा ना खाएं। మిషన్ భగీరథ ఇవాళ అనేక రాష్ట్రాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణ లెక్క మేము కూడా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇస్తామన్నారంటే అది కేసీఆర్ ఘనత। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने BRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए पार्टी कायदीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि केसीआर तरक्की की मिसाल हैं तो रेवंत रेड्डी गैर अखलाकी गुफ्तगू की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करने पर रेवंत रेड्डी सियासत कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, जबकि रेवंत रेड्डी ने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। మన తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఘనత రైతులకు నేరుగా నగదు బదిలీ చేసే రైతు బంధు పథకాన్ని దేశంలో మొట్టమొదలు ప్రారంభించింది మన కేసీఆర్। దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కాపీ కొట్టింది, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా కాపీ కొట్టి నగదు బదిలీ పథకాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభించారు। ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే తెలంగాణని సాధించడమే ఒక గొప్ప విజయం। ఆ సాధించిన తెలంగాణలో దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే ఎన్నో కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అమలు చేసి దేశంలో ఒక మోడల్ గా కేసీఆర్ ఈ తెలంగాణను నిలిపింది। కేసీఆర్ గారు అభివృద్ధిలో సంక్షేమంలో మోడల్ గా నిలిపితే కొత్తగా రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఏమో తిట్లల్లో మోడల్ గా నిలిపారు। కిట్లు బంద్ అయినాయి, తిట్లు మోపైనాయి। కేసీఆర్ కిట్టు బంద్ అయింది, న్యూట్రిషన్ కిట్టు బంద్ అయింది, తిట్లు మాత్రం మోపైనాయి। నువ్వు దేంట్లో మోడల్ గా నిలిపినావంటే తిట్లల్లో మాత్రమే ఇలా మోడల్ గా నిలిపినావు। బహుశా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆ పదవిని గౌరవించి హుందాగా ఉంటారు, కానీ ఆ పదవికి గౌరవాన్ని తెచ్చి తిట్లల్లో పోటీ పడుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఆ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पार्टी की यौम तासीस के मौके पर अपने चाहने वालों को खुशखबरी सुनाई। वो ट्विटर एक्स पर अपना खाता खोलते हुए सोशल मीडिया के जरिए आवाम से और करीब हुए। ताहाल BRS पार्टी का ट्विटर अकाउंट था, लेकिन अब ताज़ा तौर पर KCR BRS प्रेसिडेंट के नाम से एक्स पर खाता खोला गया। सोशल मीडिया के जरिए अपने हामियों के साथ KCR के राब्ते में आने पर पार्टी हामियों ने मसरत का इजहार किया। KCR ने यौम तासीस के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनों, चाहने वालों और तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए पहला पोस्ट किया। BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। CEO विकास राज से VHP कायदीन ने मुलाकात करते हुए भगवान राम के नाम पर वोट लेने से मुतालिक उनके तबसरे पर एतराज़ करते हुए ये शिकायत की। अपनी शिकायत में VHP कायदीन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान KCR हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने जैसे रिमार्क्स कर रहे हैं और उनके रिमार्क्स इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ हैं, लिहाजा उसकी जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से KCR पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद करने की भी ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना BJP के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का दिमागी तवाजुन जा चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को यूथ डिक्लेरेशन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है, 6 गारंटी के बारे में कुछ याद नहीं है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत सिर्फ आवाम को धोखा देना जानती है। उन्होंने कहा कि दस्तूर में कांग्रेस ने कई बार तब्दीलियां की हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इख्तिदार में आएगी तो SC ST और BCs को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अक़लियतों को पहली तरजीह देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफ़ी करती रही है। రేవంత్ రెడ్డి మధ్యస్థిమితం కోల్పోయిందా, లేకపోతే నిజంగానే గతంలో మనం అనుకున్నట్టుగా గజనీలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి। పొంతలేనటువంటి మాటలతోటి కేవలం రేవంత్ రెడ్డి ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। రేవంత్ రెడ్డి సమస్యలను పక్కదారి పట్టేయడానికి, అంశాలను పక్కదారి పట్టేయడానికి కొత్త అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చినట్టుగా మొన్న అసలు అంశాలను పక్కదో పట్టించేసి కాళేశ్వరాన్ని పక్క పట్టించడానికి ఏదైతే ఫోన్ ట్యాపింగ్ మొన్నటి వరకు ముందుకు తీసుకొచ్చిండో, ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ని పక్కన పెట్టేసి కొత్త అంశాలను తెర మీద తీసుకొస్తున్నాడు। ఈరోజు ఈ ఎలక్షన్ రిఫరెండంగా అన్నాడు కదా, మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, మీరు నిజంగా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈ ఎలక్షన్ రిఫరెండంగా తీసుకోండి। 14 సీట్లు నువ్వు గెలుస్తా అంటున్నావు కదా, నేను గతంలో ఇప్పటికీ 4 సార్లు
तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मिर्यालगुड़ा में वाक़ई ईएसआई अस्पताल को मुख्फल कर दिया गया है। मकामी सीतारामपुरम इलाके में किराए की इमारत में कायम ईएसआई अस्पताल की इमारत के मालिक ने 2 साल से किराए की अदम अदायगी से तंग आकर इसे लॉक डाल दिया। मिर्यालगुड़ा में तकरीबन 60,000 ईएसआई कार्ड होल्डर्स हैं। इस अस्पताल से इस्तेफादा करते हुए बाकायदा तौर पर 100 से 200 अफराद ओपी की तिब्बी खिदमात हासिल कर रहे हैं। किराए की अदम अदायगी के बायस अस्पताल को ताले लगने से मामूल के मरीजों को तिब्बी खिदमात के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। నేను నాన్ జర్నీ సూర్యుతున్నాను ట్యాబ్లెట్స్ కోసం వచ్చిన మరి అన్నీ క్లోజ్ చేసి ఓపీ లేదని చెప్పి ఈరోజు మళ్ళీ రేపు వచ్చి చూస్తాను ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. అడుగుతుంటే నాకేం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. దాని గురించి ప్రారంభం జరిగింది. మన డైరెక్టర్ గారికి ఇన్ఫామ్ చేసాము. నాకు రైటింగ్లో రాకపోకుండా రాసిస్తే మీరు పనులు చేసుకోండి అని చెప్పేసి అప్పటిదాకా నేను తాళం వేస్తానని చెప్పారు. వాళ్ళ కన్ఫర్మేషన్ కొరకు వెయిటింగ్. 2 నెలల నుంచి కిరాయి కావాలి. ఎప్పుడు అడుగు ఈ నెల అయిపోతుంది అన్నారు. మొన్నటిదాకా వెయిటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అని ఉండేది బ్యాంక్లో. ఇప్పుడు అవన్నీ రిజెక్ట్. हैदराबाद में वोटर स्लिप्स की तकसीम आज से शुरू हो गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने हैदराबाद के एसआर नगर में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की रिहाइशगाह पर पोलिंग की तारीख की निशानदही करने वाले स्टिकर के साथ वोटर की मालूमाती पर्ची लगाई। इस मौके पर सीईओ ने कहा कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो 13 मई को होने वाली पोलिंग में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। खैरताबाद जोनल कमिश्नर बी हनुमंत सहदेव, बेगमपेट के डिप्टी कमिश्नर सामैया भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा रोनाल्ड रोज ने बंजारा हिल्स में रियासती डीजीपी रवि गुप्ता की रिहाइशगाह पर उन्हें वोटर की मालूमात की पर्ची और स्टिकर्स हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए डीजीपी ने शहरियों से अपील की कि वो आइंदा माह की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग में आज़ादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। महकमा तालीमात की जानिब से तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज जारी करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे महकमे में तालीमात के दफ्तर में 10वीं जमात के नतायज जारी किए जाएंगे। रियासत की सतह पर 5 लाख से ज़ायद तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा था। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मासब टैंक की प्रिंसिपल डॉक्टर एन राजेश्वरी देवी ने एक बयान में कहा कि रियासत के सरकारी और खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले पॉलीसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की कल पीर यानी 28 अप्रैल आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरीज वगैरह डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद होता है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर किया है और पास किया है, उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वह आखिरी तारीख के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त दें और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने कहा कि 100 रुपये लेट फीस के साथ 30 अप्रैल तक और 300 रुपये लेट फीस के साथ 20 मई तक भी दरख्वास्त देने का मौका फराहम किया गया है। नशे की हालत में हुए झगड़े के बाद दोस्तों ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस के बमौजूब 25 साला मोहम्मद अरबाज का लक्ष्मीगुड़ा राजीव ग्रोहान कल्पा इलाके में कल रात देर गए अपने दोस्तों से झगड़ा हुआ। वो तमाम नशे में धुत थे। दोस्तों ने अरबाज पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बीवी से अटूट मोहब्बत करने वाले शोहर ने ज़िंदगी की अपनी हमसफ़र की मौत का सदमा बर्दाश्त न किया और उसकी मौत के अंदरून 24 घंटे शोहर की भी मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा के आत्मकूर मंडल में पेश आया। ताखिर से मिली इत्तला के मुताबिक सुगनम्मा और चीरालू एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते थे। ये एक ज़ईफ़ जोड़ा था। सुगनम्मा की जुमेरात की दोपहर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी शाम को आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। चीरालू जो अलील था अपनी बीवी की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी एक दिन बाद मौत हो गई। मकामी अफराद का कहना था कि ये मिसाली जोड़ा था। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में कभी छोटा झगड़ा नहीं हुआ था और वो जहाँ भी जाते एक दूसरे के साथ मिलकर जाते। मौत से भी उनका रिश्ता जुदा नहीं हुआ। हालत नशा में मुसलसिल हरासा करने पर बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया। ये वारदात जुमे की निस्फ शब तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक वडेरा कॉलोनी का रहने वाला 35 साला बी लक्ष्मण
अपनी बीवी लक्ष्मी को हालत नशा में हरासा किया करता था, जिससे तंग आकर उसकी बीवी ने सर पर पत्थर डालकर उसको हलाक कर दिया। इस वारदात के वक्त लक्ष्मण अपने घर में सो रहा था। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। राजस्थान के शहर अजमेर में पेश आने वाले एक सनसनीखेज वाकये में एक मस्जिद के इमाम को पीट कर कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज अली सुबह रामगंज थाना इलाके में वाक़ एक मस्जिद में घुसकर इमाम को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहात फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। मामले की इत्तला मौसूल होने पर राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस वाक़े से इलाके के लोगों में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है, जिन्होंने पुलिस से कातिलों को जल्द तलाश करने और सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की एक लड़की का हिंदुस्तान में कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और अब उस पाकिस्तानी लड़की के सीने में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है। 19 साल आयशा रशीद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। उनके दिल की पेवंदकारी की गई और इस वक्त जो दिल उनके सीने में धड़क रहा है वो दिल्ली के एक शख्स का है। यह लड़की साल 2019 से आरिज़े क़ल्ब का शिकार थी और उसके क़ल्ब पर हमला हुआ था। आयशा को इलाज के लिए चेन्नई लाया गया। इलाज के दौरान उन्हें माली बहरान का सामना भी करना पड़ा था। 31 जनवरी 2024 को दिल्ली से एक शख्स का दिल चेन्नई लाया गया और यह दिल आयशा के सीने में लगा दिया गया। साल 2019 में पहली मरतबा आयशा क़ल्ब के इलाज के लिए चेन्नई के हॉस्पिटल से रुजू हुई थी, जहां डॉक्टर बालाकृष्णा ने CPR किया और मसनवी दिल का पंप लड़की को लगाया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन कुछ अरसा बाद उसे दोबारा परेशानी हुई और उसे हॉस्पिटल में शरीक करवाने की ज़रूरत थी। डॉक्टर बालाकृष्णन ने ऐश्वर्या ट्रस्ट के साथ मिलकर इस लड़की की माली मदद की और उसके दिल की पेवंदकारी की गई। नई जिंदगी मिलने पर आयशा ने डॉक्टर और हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। आयशा की मां सनोबर ने बताया कि उनकी बेटी 12 साल की उम्र से क़ल्ब के आर्जे का शिकार थी और अब उसे नई जिंदगी मिल गई है। गाज़ा पट्टी में जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 34,356 हो गई है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 75 ज़ख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद से हलाकतों की कुल तादाद 34,356 और ज़ख्मियों की तादाद 77,368 तक पहुंच गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी को भारतीय चंबू पार्टी करार दिया और इस पर अवामी फंड्स को लूटने और शहरियों को खोखले वादों के साथ छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। एक रैली के दौरान बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अवाम का भरपूर पैसा लूटा गया और बदले में खाली बर्तन दिया गया। ये मोदी की भारतीय चंबू पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मैंने आपको बताया। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ। भारतीय चंबू पार्टी। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी एक बार फिर हेलीकॉप्टर से गिरने की वजह से जख्मी हो गई। यह हादसा दुर्गापुर में पेश आया। हफ्ते को आसनसोल में लोकसभा इंतखाबात के लिए ममता बनर्जी की 2 इंतखाबी जलसों से खिताब करने वाली थी। ममता बनर्जी दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंच रही थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त अचानक गिर गई। ये पूरा वाकया वीडियो फुटेज में कैद हो गया। इस फुटेज में देखा जा रहा है कि ममता गाड़ी से उतरकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही हैं। वो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठती हैं, लेकिन जब वो सीट के सामने पहुंचती हैं तो उन्हें ठोकर लगती है और ममता बनर्जी सीट के सामने गिर जाती हैं। वज़ीर आला 1.5 माह कबल जख्मी हुई थी। 14 मार्च को पेश आए उस वाकये के बाद ममता बनर्जी को अस्पताल पहुंचाया गया था। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 8 अजला के कई इलाकों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर गया। पिछले 10 सालों में पहला मौका है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक ही वक्त में इतने मकामात पर दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जगतियाल, याददरी, वरंगल और वनपर्ती अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने 25 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया है। उसने इंतबाह देते हुए कहा कि आज़म तरीन दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा आइंदा चंद दिनों के दौरान होगा। कई अजला में दिन का दर्जे हरारत पहले ही मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।